हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का महिंद्रास के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है एग्जाम पे चर्चा का वो है एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशंस को लेकर। और इन सभी चीजों पर प्रकाश डालने के लिए या इसके विषय के बारे में, इन चीजों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं राघवेंद्र त्रिपाठी सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। सर, आज के सिनेरियो में एसएससी एमटीएस का क्या महत्व है, ये कंसीडर करते हुए कि 10+2 से पहले का एग्जाम है, यानी 10+2 करने के बाद बच्चा 12वीं पास करने के बाद इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो सर, सबसे पहले तो उसके बेसिक्स के बारे में, फिर उसके बाद हम सैलरी स्ट्रक्चर और चीज़ों के बारे में बात करें। एमटीएस जिसका फुल फॉर्म ही है मल्टी टास्किंग सर्विसेज, यानी आप एक ऐसी पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं जिसमें आपको अलग अलग तरीके के वर्क करने होते हैं। डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट्स जो आपको अलॉट होते हैं जी। आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो डिपार्टमेंट्स अलॉट होंगे उनमें जो थोड़े से, जिन्हें हम कह सकते हैं, वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता जी, लेकिन फिर भी एक माना जाता है कि जो काम क्लर्क लेवल से भी नीचे के हैं उनको करने के लिए इन बच्चों का सिलेक्शन होता है जी। तो एमटीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का की वेरियस डिपार्टमेंट्स में पोस्ट हैं जहां पर आपका एमटीएस एग्जाम से सिलेक्शन होने के बाद आप रिक्रूट होंगे, आप पोस्ट होंगे और अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट आपको डिफरेंट तरीके के काम करने होंगे। वर्क का नेचर वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट। नॉर्मली इनमें जो वर्क होता है वो डेस्क को अरेंज करना, ऑफिसर्स के फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, फोटोकॉपी करना, इस तरह के जो वर्क होते हैं जहां पर लिखा पढ़ी उतनी इन्वॉल्व नहीं होती है। आप में अगर टैलेंट है तो ऐसा नहीं है कि आपको लिखा पढ़ी वाले काम नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आजकल बच्चे मैंने देखा है बहुत टैलेंटेड होते हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनसे ऑफिसर भी उस तरीके का व्यवहार करता है पढ़े लिखे लोगों की तरीके से ही, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए आपको जो काम देते हैं वो लिखा पढ़ी वाले भी बेसिक लेवल के हो सकते हैं। सर, एक इमेज बनी होती है ऐसे काम की, क्योंकि आपने कहा कि ऑफिस से रिलेटेड काम है, तो कहीं ना कहीं ऑफिस को व्यवस्थित रखने का काम मेजरली जो दिखता है, तो ये काम भी तो छोटा नहीं है। और एक बच्चे को जो 10+2 कर रखा है उसके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। जाहिर है, देखिए हर सिचुएशन में बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, ग्रेजुएट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं है या उनके परिवार में कोई और समस्या है, तो ऐसे बच्चों के लिए इस तरह के एग्जाम्स एक तरीके से वरदान है, क्योंकि आपको लग जरूर रहा है कि आप एमटीएस में रहकर इस तरीके के काम करेंगे, बट 3 से 4 साल या मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल के बाद आप प्रमोशंस के बाद ऑफिसर क्लर्क लेवल पर पहुंच जाएंगे। इवन मैंने देखा है जो बच्चे पढ़े हुए हैं, जैसे जिनके पास अच्छी एजुकेशन भी है, अगर वो एमटीएस पर भी सेलेक्ट होते हैं तो उनको भी ऑफिसर बनने का एक मौका मिलता है, जिसके बारे में हम अभी जिक्र भी करेंगे। एग्जाम वगैरह भी होते हैं। चलिए, तो सर ये तो रहा कि बेसिक्स के बारे में। हम सर ये जानना चाह रहे थे सबसे पहले कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि बहुत मैटर करता है। नहीं, बिल्कुल है। क्या स्ट्रक्चर है उसका? आज के समय में भी हम कोई काम करने जाते हैं तो ये मानते हैं कि हमें क्या मिलेगा जी। ये सभी के साथ होता है, चाहे हम एक व्यापारी के रूप में काम करें, चाहे हम एक ऑफिसर के रूप में काम करें या अपना खुद का कोई काम करें, तो एक अंदर से जो अल्टीमेट मोटिव है सर, अल्टीमेट मोटिव तो वही रहता है, क्यूरियोसिटी होती है कि इस काम के बदले मुझे क्या मिलेगा। तो जाहिर है कि गवर्नमेंट, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है ये डिपार्टमेंट, जहां भी आप रिक्रूट होंगे तो सैलरी बहुत अच्छी नहीं लेकिन बहुत खराब नहीं है, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो बेसिक होती है वो 18,000 से स्टार्टिंग है। बैंक में क्लरिकल पोस्ट के लिए भी बेस पे अगर हम देखें तो कहीं लगभग यही सैलरी है। बैंक की सैलरी क्योंकि गवर्न होती है एक अलग तरीके से, जो हम लोगों ने अपने पीछे के किसी एपिसोड में डिस्कस भी की है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आप ये मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल पर अगर हम 3 जगहों पर डिस्कशन करें, बैंक, स्टेट और सेंट्रल, तो स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी सबसे छोटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी सबसे बड़ी होती है। तो उस लिहाज से यहाँ पर सैलरी आपको अच्छी सैलरी मिल रही है। एक स्टार्टिंग फेज में जब आपके पास, क्योंकि उस
समय आपकी उम्र भी कम होती है, तो हम्म। पारिवारिक लायबिलिटीज जो मानी जी, जाती हैं, जिम्मेदारियां मानी जाती हैं, वो भी हमारे ऊपर उतनी नहीं होती हैं उस उम्र में। हम्म। तो अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये स्टार्टिंग में ये सैलरीज खराब नहीं है, बिल्कुल मेरा सही ये मानना जी, है। बिल्कुल तो सही कह रहे 18,000 का बेसिक है, लेकिन आपको सारे अलाउंसेज और गवर्नमेंट के जो HRA हैं, हैं। DA अलाउंस हैं, ये सब मिलाकर अगर देखें तो लगभग आप 24-25 हज़ार रुपए के आसपास पहुंच जाते हैं। थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी करता है सिटी सिटी, क्योंकि इसमें रूल्स बहुत सारे हैं। आपका स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से सिटी के ग्रेड वेरी, हाँ, बदल जाती हैं। जी। जैसे आप किसी एक्स कैटेगरी की सिटी में है, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, तो आपकी सैलरी 30-32 हज़ार तक हो सकती है। हाँ, वो आप थोड़ा सा नीचे वाली सिटीज़ में आते हैं, लाइक लखनऊ और भोपाल, जयपुर, आगरा। इस तरीके के शहरों में आते हैं, तो आपकी सैलरी लगभग ये 28 से 30 हज़ार के बीच में हो जाती है। जी। और एक और पायदान नीचे आते हैं अगर शहरों में, तो आपकी ये सैलरी 24-25 हज़ार के आसपास वेरी ग्रॉस करती है। सैलरी तो कहीं ना कहीं हाँ, ये ग्रॉस सैलरी यहाँ से लेकर 25 हज़ार से लेकर 32-33 हज़ार तक ये बनती है। अकॉर्डिंग टू सिटी वेरी करती है। इवन कुछ मामलों में ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स पर भी। जैसे आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहां पर आपको वर्दी की जरूरत है, यानी एक ड्रेस की रिक्वायरमेंट है, तो वहां आपको नॉर्मली ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, जो 4 से 5 हज़ार साल का होता है, यानी बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी पैकेज के अंदर लगभग 400-450 रुपए पर मंथ में एक एडिशनल एमॉल्यूमेंट्स आपको मिल जाता है। जी सर, इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह भी मिलती हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली सारी फैसिलिटीज, इवन जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा कि आपके 2 बच्चों तक लगभग 25 से 26 हज़ार रुपए साल का पर बच्चे के हिसाब से आपको उनको पढ़ाने का अलाउंस अलग मिलता है, जो कि आपकी सैलरी में नहीं शामिल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी मेडिकल भी शामिल है। मेडिकल जैसे आप देखोगे तो किसी भी शहर में सेंट्रल गवर्नमेंट के छोटे छोटे या कुछ जगहों पर बहुत बड़े हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक टाइप के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहां आप जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, अपना दवाइयां ले सकते हैं, जो कि लगभग फ्री ऑफ कास्ट है। यानी ये एम्प्लॉय और उसके ऊपर डिपेंडेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल, डिपेंडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये एप्लीकेबल होता है। और डिपेंडेंट में सिर्फ आपकी स्पाउस और आपके बच्चे ही शामिल नहीं हैं, आपके मदर फादर भी शामिल हैं। फर्क ये है कि मदर फादर आपके भी वो डिपेंडेंट ना हो, सॉरी, आप पर डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ना हो। यानी अगर आपके फादर भी सपोज करिए उस एज में आपके साथ वो भी जॉब कर रहे हैं, तो वो आपके उसमें डिपेंडेंट में नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो रिटायरमेंट होने के बाद रहते हैं आपके साथ, तो जरूर उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। सर, अगला सवाल है, वर्क नेचर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी पोस्ट होती हैं? क्योंकि थोड़ा सा वो भी जानना जरूरी है कि पोस्ट का नाम अगर हम लें तो बच्चों, बिल्कुल, अगर आप उसको अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कोई लेने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हर तरीके की वर्किंग होती है, जिसमें कहने के लिए जब हम बात करते हैं तो फाइल कीपिंग के तौर पर भी आपका सिलेक्शन होता है, आपको पोस्ट मिलती है। ऑफिशियल सर्विसेज के लिए भी आपको पोस्ट मिलती हैं। कुछ जगहों पर प्यून की भी वैकेंसीज हैं, लेकिन ये प्यून आप उस तरीके की प्यून से कंफ्यूज मत होइए जो झाड़ू पोछा लगाते हैं। आप नॉर्मली इसको वर्कआउट करने के लिए, ऑफिशियल वर्कआउट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके की रिक्वायरमेंट होनी। सपोज करिए एक ऑफिस के अंदर फाइल केवल एक ऑफिस में मूव नहीं करती है, कभी कभी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भी जाती है। यानी शहर में हो सकता है एक ऑफिस आपका कि इस जगह पर हो और एक दूसरा ऑफिस यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर हो, उन दोनों के बीच में भी कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। आजकल तो वैसे भी मेल सिस्टम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आज भी हार्ड कॉपी के रूप में है, तो हमको वो लेकर जानी होती है और उसको लेकर जाना है। गार्डनर का काम हो सकता है, कहीं पर अगर आपके ऑफिस में गमले लगे हैं, कुछ भी लगे हैं, तो आप उनमें जनरली सरकारी में छोटे मोटे काम इस तरीके के हैं जिनको करने में आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि गार्डनिंग वैसे भी हम लोग अपने घरों में करते ही हैं, तो ऑफिस में भी करने में कोई हर्जा नहीं है। फिर ड्राफ्टमैन के रूप में भी आप काम करते हैं। ड्राफ्टमैन थोड़ा सा लिखा पढ़ी वाला काम होता है, जहां आप कोई चीज को लिखते हैं। और ये ड्राफ्टिंग नहीं, लेटर ड्राफ्टिंग पूरी तरीके से हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब फाइल आप बनाते हो, फाइल के ऊपर कवरिंग लिखते हो, तो उनके ऊपर जो नॉमेनक्लेचर्स होते हैं उनको लिखने का काम, इस तरीके का काम होता है।
डिस्पैच डेस्क बहुत जगहों पर होती है, यानी जब चिट्ठियां आती हैं तो आप उनको रिसीव करते हो। अगर कोई चिट्ठी आपके डिपार्टमेंट से बाहर जानी है, बाई पोस्ट जानी है, बाई कुरियर जानी है, तो आप उनको डिस्पैच करते हो, तो उनका लिखा पढ़ी आप मेंटेन करते हो। इसी तरीके से आप स्टेशनरी को मैनेज करने के लिए भी काम करते हैं, और फोटोकॉपी करने वाला काम होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर जेस्टेटर के तौर पर प्रोनाउंसिएट करते हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जेस्टेटर जो पोस्ट है ये क्या करती है। तो इनका आप लोगों में से शायद बच्चों जानते हो, कभी आपने नाम सुना हो। जब फोटोकॉपी इतनी एडवांस लेवल पर नहीं हुआ करती थी, तो एक साइक्लोस्टाइल, हम डुप्लीकेसी करने के लिए साइक्लोस्टाइल मेथड का यूज करते थे। एक छोटी सी मशीन होती है जिसके बिहाफ पर हम एक किसी एप्लीकेशन का, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का अगर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम उसके बिहाफ पर बना लेते थे। तो वो उस तरीके के काम, जो कि अब उतना कठिन नहीं रह गया है, क्योंकि अब तो फोटोकॉपी मशीन्स बहुत एडवांस आ गई हैं, तो उस तरह के वर्क होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क प्रोफाइल भी हैं, इनको आप पोस्ट का नाम दे सकते हैं, इन पर आपका सिलेक्शन सर एक कैंडिडेट जो आज सेलेक्ट होता है 5 साल में, वो इस अगर एमटीएस के थ्रू ही गया है और कुछ और नहीं है, या इसी में ग्रोथ देखना चाहे, तो वो कहाँ तक सोच सकता है, यानी उसके दिमाग में कहाँ तक अपनी करियर की यहाँ पर कुछ आगे बताने से पहले एक चीज और बता दें जी, कि इस पर जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उनको और डिपार्टमेंट्स, यानी अगर बैंक में आप सेलेक्ट हुए हैं और आगे आप पढ़ना चाहते हैं, तो बैंक के साथ पढ़ने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं आएगी, जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं, बैंक से निकलने के बाद फिर वो शाम को रात में थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के साथ जो लाइफ में आपके चल रही होती है उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना होता है। आप मित्रों के साथ थोड़ा कम घूम पाएंगे, इधर उधर की बातें थोड़ा कम कर पाएंगे, लेकिन अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज़ यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में वर्कलोड इस पोस्ट के लिए, जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो आप ऑफिस में रहते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं बिल्कुल फ्री होंगे आप ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दूसरे किसी डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में आप यहाँ पर थोड़ा सा फ्री होंगे, तो आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जो स्ट्रेटेजिकली इस पोस्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं कि मैं इसके साथ साथ रहते हुए पढ़ाई कर लूंगा और घर के ऊपर बोझ भी नहीं बनूंगा। सर मेरा सवाल अगला यही था कि एक सीजीएल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को क्या एमटीएस जैसे एग्ज़ाम को टारगेट करना भी चाहिए, देखे और सेलेक्ट होने के बाद उसमें जॉब करनी भी चाहिए? तो कहीं ना कहीं आपने उसका आंसर तो हालांकि किया है, बिल्कुल मेरा कहना यह कि अगर आप इस एज में हैं और वो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं आ पाई है जो सीजीएल में चाहिए जी, तो बेटर है कि, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में और सीजीएल में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, आप वही चीजें पढ़ते हैं, थोड़ा सा सिलेबस का फर्क है, इसका सिलेबस कम है, लेकिन जो आप पढ़ोगे वो सब आपके सीजीएल में काम आने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप 70% लगभग अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुके होते हैं जब आप एमटीएस के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं। रेस्ट जो 30% है वो आप काम करते करते भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई आफत मतलब सर आपने जो एक बात बोली कि कई बार बच्चा या जो एक होशियार कैंडिडेट होगा वो इस एग्ज़ाम को भी बहुत अपनी स्ट्रेटजी में, करियर की स्ट्रेटजी अगर वो बनाता है कि कल को उसे एसएससी के किसी पोस्ट पे बैठना है, और जैसा आपने बोला कि वो एमटीएस में हो गया तो वो ज्वाइन कर ले और उसको बिल्कुल उसी तरीके से ले कि हम समय निकाल के इसमें एक तरफ से बैकअप बनाएं। हाँ बिल्कुल जी, दो रास्ते हैं इसमें। हाँ, अगर आप पढ़ सकते हैं सर्विस के साथ, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई चाहने वाला बच्चा होगा तो नहीं कर पाएगा, तो आप प्रमोशन के टाइम आने से बहुत पहले कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके होंगे। तो एक ऑप्शन तो ये है कि सर्विस करते हुए पढ़ाई करिए और दूसरे एग्जाम जो हायर लेवल के हैं यानी सीएचएसएल है या सीजीएल है उनको आप देकर उनमें सिलेक्शन ले सकते हैं जी। बस उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज देखनी होगी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस लेवल पर वो आपके पास होनी चाहिए जी। क्योंकि आप एमटीएस के अंदर जो क्वालिफिकेशन लेकर जाते हैं उससे आप सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हाँ। तो पहला पॉइंट तो ये है, अगर ये क्लियर है तो बिल्कुल आप वो एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लेते हैं तो आप यहाँ से रिजाइन करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंटरनल एग्जाम के थ्रू क्वालिफाई करने की, यानी आगे बढ़ने की। कहाँ तक रीच बन सकती है? देखिए पोस्ट तक जाहिर है कि ये पोस्ट बहुत नीचे लेवल की है, तो आप बहुत बड़े पोस्ट तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ। लेकिन फिर भी मैं अगर एक मोटा मोटा एग्जांपल लूं कि आप एमटीएस के तौर पर अगर बच्चों सेलेक्ट होते हैं तो आप एज ए सेक्शन ऑफिसर
एसएससी का जो सेक्शन ऑफिसर ग्रेड है जी। वहां तक आप जा सकते हैं। कुछ केसेस में जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, वो इससे ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर आप रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट सेक्शन ऑफिसर तक तो आप चले ही जाएंगे। कोई इंटरनल एग्जाम इसमें? हाँ, इसमें बिल्कुल इंटरनल एग्जाम होते हैं। जैसे कि जब आप एमटीएस से अगले पायदान पर जाएंगे, तो वो क्योंकि पहला पायदान होता है क्लर्क लेवल का एमटीएस के ऊपर, तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एटलीस्ट लिखना पढ़ना ठीक से जानते हो। इसीलिए जब आप ये एग्जाम भी वेरी करता है डिपार्टमेंट वाइज। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, सपोज करिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं एज ए एमटीएस, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोअर डिविजनल क्लर्क का पोस्ट है, उसको हम टीए के नाम से जानते हैं। तो वहां पर आपको टाइपिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। यानी कि आप एमटीएस हैं अगर, और तो आपको टीए के रूप में प्रमोशन चाहिए, तो आपको इंटरनल एग्जाम एक टाइपिंग का होगा। उसको क्वालिफाई करके ही आप टीए बन पाएंगे। अगर वो क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा प्रमोशन लेने में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरनल एग्जाम के थ्रू भी प्रमोशन ले सकते हैं और डायरेक्ट प्रमोशन भी ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्रमोशन से एक लेवल, एक तो वो डिमांड करता है बहुत लंबे सर्विस की, और दूसरा एक सर्टेन लेवल के बाद फिर आपके प्रमोशंस रुक जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, आपके पास इंटरनल एग्जाम भी नहीं है, तो फिर आप एक लेवल के बाद जाकर रुक जाएंगे। सर, अगर आप में एनर्जी है और आप में चाहत है, तो फिर आप ये प्रमोशन आगे टीए से सीनियर टीए के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ। जनरल वे में अगर मैं बात करूँ, तो इसी को आप एक जनरल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। एमटीएस से आपका सिलेक्शन जब होता है तो एलडीसी में होता है, एलडीसी से फिर आपका सिलेक्शन एयूडीसी में होता है। यूडीसी उसके बाद आएगा, उसी का असिस्टेंट पार्ट है अपर डिविजनल क्लर्क। तो एयूडीसी में आपका सिलेक्शन होता है, प्रमोशन होता है, यानी लोअर डिविजनल क्लर्क। देन फिर एयूडीसी यानी असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क, फिर यूडीसी, और उसके बाद अगर आपके पास गुंजाइश रह जाती है और आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं, तो ऑफिसर वाले में कदम ऑफिसर यानी कि एसओ में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं। जी सर, जितने भी बच्चे जो भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, उनको आप फाइनली क्या बोलेंगे? क्योंकि ज्यादातर जो सवाल है मुझे लगता है कि हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। देखिए, बच्चे भी आजकल के बहुत समझदार हो चुके हैं। अब वो किसी भी, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट मेरी मुलाकात कुछ ऐसे बच्चों से भले हो जिनको ये समझाना पड़ता है कि बेटा तुम्हारा टारगेट हमेशा ऑफिसर के लिए रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लर्क के एग्जाम ना दें, या आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आप एमटीएस के एग्जाम ना दें। ऐसा कहीं नहीं है। एग्जाम देने से आपको सीखने की जो एक अंदर भूख होती है वो जगी रहती है, और हमेशा आप बने रहते हैं। जब भी आप कोई गैप मार कर देते हैं लंबा, तो उस एनर्जी तक वापस आने में आपको बहुत ज्यादा वार्म अप करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं आपकी बात, मैं रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कि मैं आपकी बात, आप इस तरह की बातें ना करें कि मैं सर एमटीएस क्यों करूं, वो तो बहुत बेकार सी पोस्ट है। ऐसा नहीं है। आप जब ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करने के बाद मैं यहां तक भी मान सकता हूं कि मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आपको लगता है कि आप उस जगह को नहीं जीना चाहते हैं, वहां नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करके रिजाइन हो जाओ। वो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपको जी। तो वो आगे आने वाले दूसरे एग्जाम में आपके लिए बहुत बड़ा बूस्टर डोज के तरीके से काम करेगा। तो कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी होती है। जो चीजें हम एक बंद दिमाग से घंटों में समझ पाते हैं, अगर हम उस समय एनर्जेटिक हैं और किसी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो हम उसे कुछ सेकंड में समझ जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए। मोटिवेशन, और मोटिवेशन कोई बाहर से देगा, जब तक आप उसे लेंगे नहीं तब तक वो अंदर आपके जाएगा भी नहीं। सर, मोटिवेशन के साथ एक और चीज है सर, मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आपको खुद अपनी जरूरतों के बारे में। देखिए, एक सिंपल सी बात है, कल को मेरे को किसी ने चैलेंज कर दिया कि आप ये सारी बातें जो करते हैं आपने क्या किया है, ठीक है, तो जब आप खुद से ये कह पाते हैं कि नहीं मैंने एमटीएस ज्वाइन करने के बाद छोड़ा है, मैं कॉन्फिडेंट हूं इस बात को लेकर, मैंने एमटीएस इग्नोर करने के लिए नहीं छोड़ा है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसमें भी बेइज्जती हो जाएगी, अगर ये सोच है मेरी तो फिर गड़बड़ होगा। तो इसलिए बच्चों, मेरा पूरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज्वाइन भी करो, काम भी करो। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, भले आप क्योंकि ग्रोथ कहीं रुक नहीं रही है ना। आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि ग्रोथ आपकी नहीं रुक रही है जी, आप लगातार चलते जा रहे हैं। बिल्कुल।
उम्मीद करते हैं कि जो भी सवाल आपके रहे होंगे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने कर लिए होंगे। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। कुछ और आपके दिमाग में अगर आ रहा हो आप बोलना कभी इसमें मेरे हिसाब से मैंने और आपने जो डिस्कशन किया उसमें लगभग सारी बातें हो गई हैं जी। प्रमोशंस को लेकर, सैलरी को लेकर जी। लेकिन बस वही लास्ट में ये आपका मतलब फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ। ये सोचकर आपको इसके साथ जुड़ना है, लेकिन ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है ऐसा भी नहीं सोचना है। हाँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपको पूरी कोशिश करनी है और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कहीं कोई समस्या आती है तो आप अपने टीचर्स से, अपने उन लोगों से जो आपको गाइड करते हैं उनसे बात करिए। वहाँ पर भी ना समझ में आए तो हम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। यदि कोई सवाल आपका अनसुलझा रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय धन्यवाद एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच सर।